अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम ज़ाहिर और मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान की बहरिया ने बहरी जंगी जहाज से बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। ISPR के मुताबिक 350 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल सिस्टम ज़मीनी और फ़ज़ाई अहदाफ को दुरुस्त तरीके से निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल है। मिसाइल सिस्टम जदीद निज़ाम नेविगेशन सिस्टम के साथ अपनी सिमत और रफ्तार को तब्दील करने की सलाहियत भी रखता है। जी बिल्कुल, और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ सुनो न्यूज़ इस्लामाबाद नौरीन से। जी गजाला, बताइएगा इस कामयाब तजर्बे के हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान ने बहरी हदूद के तहफ़्फ़ुज़ में एक और अहम संगमील अबूर कर लिया है तो ये गलत नहीं होगा। जैसा कि आपने भी बताया कि ये पाक बहरिया का बहरी जंगी जहाज़ है जो कि मकामी तौर पर तैयार किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। मकामी तौर पर तैयार किए गए बैलिस्टिक मिसाइल के इस कामयाब तजर्बे का हवाले से ISPR की जानिब से अब से थोड़ी भी देर कबल बाकायदा अनाउंसमेंट की गई है और ISPR की जानिब से जारी तफसीलात में बताया गया है कि ये मिसाइल सिस्टम 350 किलोमीटर रेंज की सलाहियत का हामिल है और ये न सिर्फ ये कि ज़मीनी बल्कि समुद्री अहदाफ को भी इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ये निज़ाम जो कि जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम के साथ अपनी सीमत और रफ्तार को तब्दील करने की खसूसियात से भी लैस है। और मैं यहाँ पर ये बताती चलूँ कि बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से अहम तरीन बात ये होती है कि ये न सिर्फ ये कि ज़मीनी बल्कि समुद्री अहदाफ को भी उतनी ही कामयाबी के साथ निशाना बनाता है। इसके साथ ही चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने पाक बहरिया के सीनियर अफसरान, साइंसदान और इंजीनियर्स भी इस कामयाब तजर्बे के मौके पर मौजूद थे और उन्होंने खुद इसका मुजाहिरा देखा। सदर पाकिस्तान, वजीर आजम, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने इस कामयाब मिसाइल तजर्बे में हिस्सा लेने पर न सिर्फ ये कि पूरी कौम को मुबारकबाद दी है बल्कि यूनिट्स और साइंसदानों को भी मुबारकबाद पेश की है। जी बहुत शुक्रिया गजाला नौरीन, आपने हमें अपडेट किया। तो पाकिस्तान की बहरिया ने बहरी जंगी जहाज से बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है और जो है मुबारकबादों का सिलसिला भी जारी है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं इमरान और आज के सनसनीखेज मैच की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले जाने वाले पहले वनडे के दिलचस्प मुकाबले के बारे में जनाब हम बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने दिलचस्प मुकाबले के बाद पाकिस्तान को पहले वनडे क्रिकेट में शिकस्त से 2-4 कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज के पहले एक रोज मैच में दिलचस्प मुकाबले के बाद 2 विकेटों से शिकस्त दे दिया और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहले वनडे इंटरनेशनल में पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान की कौमी टीम 40.4 ओवर में 203 रन पर आउट हो गई और कम हदफ के बावजूद पाकिस्तानी बॉलर्स की उम्दा कारकर्दगी ने मैच को दिलचस्प बना दिया। ताहम कौमी टीम मैच जीतने में कामयाब ना हो सकी। ऑस्ट्रेलिया ने मतलूबा हदफ 33.3 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया और आपको बता रहे हैं कि ये कोई हाई स्कोरिंग मैच नहीं था। 203 स्कोर जो थे वो पाकिस्तान ने किए थे और 204 का हदफ दिया गया था। लेकिन हम तो ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान की बैटिंग फ्लॉप हुई है, लेकिन हमने जब देखा कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने जो शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उम्मीद थोड़ी सी बढ़ी थी कि बॉलर्स ने संभाल लिया मैच को और पाकिस्तान जीत जाएगा, ये होप पैदा हो चुकी थी और हम डिस्कस भी कर रहे थे, अपने माहिरीन से बात भी कर रहे थे कि हो सकता है मैच जीत जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें नाकामी का सामना देखना पड़ा है। और हमेशा से माहिरीन भी बात करते हैं कि बैटिंग लाइन जो है ना वो पाकिस्तान की क्रिकेटर्स की फ्लॉप ही रहती है, उस पे काम करने की जरूरत है। आपको क्या लगता है? लेकिन बॉलिंग की जो अगर हम बात करें तो बॉलिंग पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है। अब वो फास्ट पिचेस थी तो जो फायदा हमने देखा कि हमारी बैटिंग के दौरान ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने उठाया, उससे ज्यादा फायदा शायद हमारे बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के दौरान उठाया। और हमने देखा कि एक लम्हे में ये लग रहा था कि बॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान को मैच में वापस ले आए हुए हैं, लेकिन मसला ये हो गया कि पाकिस्तान का स्कोर थोड़ा सा कम था, शायद थोड़ा सा ज़्यादा कम होगा। इसी पर हम बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहनवाज राना साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। शाहनवाज राना साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैच आपने भी देखा, एक लम्हे में तो हमें ये लग रहा था कि मैच पाकिस्तान के हाथ में आ गया है, फिर ऐसा क्या हुआ कि हम जीत ना सके? मैच तो असल में जीता जाता है जब मतलब उसके तीनों शोबों के अंदर आपकी कारकर्दगी जो है वो काबिल जिक्र हो। अनफॉर्चुनेटली हमें इस मैच में जो सबसे बड़ा मसला हुआ है वो हुआ है टॉप ऑर्डर का। हमारे टॉप ऑर्डर से बैटिंग हुई ही नहीं है और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे बॉलर जो हैं जिन्होंने थोड़े स्कोर में भी अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा किया और एक लम्हे पर ऐसा लगता था कि हम मैच जीत जाएंगे, मैच हमारे हाथ से निकल गया। मेरा ख्याल है शाहनवाज राना साहब से कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर हमारा राब्ता जो है मुनक़ता हो रहा है और पाकिस्तान की बैटिंग वाली सूरत हाल बन रही है कि जैसे ही कुछ हमें उम्मीद पैदा होती है
तो वो सिग्नल्स जो है ड्रॉप हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कैचेस ड्रॉप होते हैं, बिल्कुल और हमें बीपर लेने में भी नाकामी का सामना हो रहा है, जैसे कि हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जीतने का जो है वो नाकामी में सामना रहा है, लेकिन खैर हार जीत तो खेल का हिस्सा है। लेकिन एक जो आज की अच्छी बात है पाकिस्तान की बॉलिंग थी, वो फैंटास्टिक बॉलिंग थी, और उसको जितना भी हम सराहें वो कम है, क्योंकि मैच बनाने वाले वो थे। बहरहाल स्कोर थोड़ा सा कम था, बार बार हम यही कह रहे हैं, अगर स्कोर थोड़ा सा 20, 25, 30। इमरान, आप भी प्रोग्राम करते रहते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, चलें आपसे इस हवाले से तज्जिया ले लेते हैं। ओपनर्स की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगती है, और रिजवान की कप्तानी में आप इस मैच को फिर कैसे देखते हैं? देखिए, रिजवान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ये बात दुरुस्त है, लेकिन ओपनर्स की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं कि वो हमारा जो ओपनिंग स्टैंड है वो अच्छा नहीं बन पा रहा, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि बार बार इसमें तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो रिजवान के ऊपर एक एक्स्ट्रा, एक तो बैटर के तौर पर उन्होंने कदर अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन हमारी इस पूरी इनिंग्स में ना कोई हमारा बैटर 50 कर सका है, ना ही वो सेंचुरी कर सका है। और अगर ये 50 सेंचुरी कर लेते तो वो स्कोर अगर 250 हो जाता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती, नतीजा भी मुख्तलिफ होता। मेरा ख्याल है ज़्यादा टाइम हम इस पे ना लगाएं, हम आगे बढ़ते हैं एक और मुकाबले की बात कर लेते हैं। एक और मुकाबला जी, ये क्रिकेट का मुकाबला नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा मुकाबला है। इस मुकाबले पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। अमेरिका पर हुक्मरानी कौन करेगा, सबसे बड़ा सवाल ये है, और कौन बनेगा व्हाइट हाउस का नया मकीन। अमेरिका में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज है। सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग कल बरोज मंगल होगी। अमेरिकी सदारती इंतखाबात की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जी बिल्कुल, और इस हवाले से बैलेट बॉक्सेस, पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें जो हैं पोलिंग स्टेशंस पर पहुंचा दी गई हैं। 24 करोड़ वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जबकि 7 करोड़ अफराद पोलिंग डे से पहले ही वोट कास्ट कर चुके हैं। इस पर तफसीली रिपोर्ट भी हमने तैयार की है, वो भी देख लेते हैं। अमरीकी इंतखाबात में वोट डालने के लिए वोटर्स का अमरीकी शहरी और कम अज कम 18 साल का होना जरूरी है। बाज रियासतों में सजा याफ्ता मुजरिमों और ज़हनी तौर पर गैर फाल लोगों को वोट डालने की इजाजत नहीं। सदारती इंतखाबात के लिए अमरीका के पोर्टो रिको, यूएस वर्जिन आइलैंड्स, गवाम, शिमाली मेरानास जजीरे और अमरीकी समावा के इलाकों के रिहायशी वोट नहीं डाल सकते। अमरीका में जब लोग वोट डालते हैं तो वो अपने मनपसंद उम्मीदवार के लिए बराह रास्त वोट नहीं डाल रहे होते। तकनीकी लिहाज से वो इलेक्टर को मुंतखब करते हैं, जो कि इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा होते हैं। ये इलेक्टर फिर सदर को मुंतखब करते हैं। अमेरिका में सदर के इंतखाब के लिए अक्सरियती वोट की शर्त लाजिम नहीं। सदर के मुंतखब होने के लिए अमेरिका के 538 इलेक्टोरल कॉलेज में से 270 इलेक्टोरल वोट ही एक उम्मीदवार को ओवल ऑफिस में पहुंचा सकते हैं। इस तादाद में ईवानी नुमाइंदगान के 435 मेंबरान, 100 सेनेटर्स और दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी से 3 अरकान शामिल हैं। अगर इस वक्त इलेक्टोरल कॉलेज को देखा जाए तो रिपब्लिकन रियासतों के तनासुब से डोनाल्ड ट्रंप के पास इस वक्त 235 इलेक्टोरल वोट हैं, जबकि डेमोक्रेट रियासतों के तनासुब से कैमला हैरिस के पास 226 इलेक्टोरल वोट्स हैं। अगर कैमला हैरिस पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, जॉर्जिया और विस्कॉन्सिन जीत जाती हैं तो वो सदर बन जाएंगी। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया के साथ जॉर्जिया जीत गए तो उनकी सदारती कुर्सी पक्की हो जाएगी। तो नाज़रीन, आपने ये स्पेशल रिपोर्ट मुलाहिज़ा की। अमरीकी इंतखाबात पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर हुमा बक्काई साहिबा। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ साथ नुमाइंदा सुनन न्यूज़ न्यूयॉर्क जहांगीर लोधी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनको भी वेलकम करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहिबा, आपके जानिब आएंगे। कल बहुत बड़े इंतखाबात हो रहे हैं और एग्जिट पोल्स के कुछ नताइज भी हम देख रहे हैं और बता रहे हैं कि जी कुछ स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप को बरतरी हासिल है, कुछ में कैमला को। तो आपकी नज़र में अगर आप एनालिसिस करें तो आपको इन दोनों में से कौन उम्मीदवार ज़्यादा मजबूत नजर आता है? देखिए जी, मैं इस तौर देख रही हूँ कि जो तमाम लोग हैं वो इस इलेक्शन के हवाले से 2 बातें कहते हैं। एक ये कि ये अमेरिका के इंतहाई अनप्रिडिक्टेबल इलेक्शंस हैं, और दूसरा ये कि ये अमेरिका के इंतहाई कॉन्सिक्वेंशियल इलेक्शंस हैं। यानी ये भी नहीं पता कि नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन जो नतीजा निकलेगा उसके बड़े दूरस्थ नताइज सामने आएंगे। नेक टू नेक हैं दोनों कैंडिडेट। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद ट्रंप इस दफ़ा जीत जाएं, लेकिन कमाला हैरिस हैज़ वर्कड वेरी हार्ड और वो आखिर तक बहुत क्रिटिकल इश्यूज पे कैंपेन भी कर रही हैं। और अगर हम पिछली जो ट्रंप की कैंपेन थी उसको देखें तो आखिरी लम्हे तक लोगों का ख्याल था कि हिलरी जीतेंगी, एंड देन जाहिर है कि ट्रंप चले गए व्हाइट हाउस। लेकिन उससे भी जो बड़ी और अहम बात है वो ये है कि देखना है कि अमेरिका क्या इतना मैच्योर हो गया है कि वो एक कलर्ड औरत को व्हाइट हाउस में ले जाएगा।
اور اس سے بھی بڑی بات جس کا خدشہ بہت لوگوں کو ہے وہ یہ کہ جب الیکشن ہو جائیں گے تو رزلٹ کی ایکسیپٹیبلٹی کیا ہوگی، کیونکہ جب پہلی دفعہ ٹرمپ جیتے تھے تو سب اچھا تھا، جب ٹرمپ ہارے تھے تو آپ کو کیپٹل ہل کے منظر یاد ہوں گے، اور ابھی بھی وہ ہنٹ کرتے ہیں اپنی اسپیچز میں اس بات کی طرف کہ شاید ان کو جیتنے نہ دیا جائے. تو سوال یہ ہے کہ جو وہ یہ کہتے ہیں تو کیا کمالا ہیرس کو ڈیپ اسٹیٹ کی بیکنگ حاصل ہے اور وہ چینج کے کینڈیڈیٹ ہیں. کمالا ہیرس بات کرتی ہے امریکہ کے گلوبل رول کی اور ٹرمپ بات کرتے ہیں میکنگ امریکہ گریٹ کی، بٹ مور انورڈ لوکنگ، اور وہ معیشت پر بہت تو بہت ہی انپریڈکٹیبل سے یہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. جہانگیر صاحب آپ کی جانب آؤں گی، آپ کو کیا لگتا ہے ان دونوں کے سیاسی بیانیے کو دیکھ کر، اور کیا لگ رہا ہے سوئنگ سٹیٹس اس بار کس کا انتخاب کریں گی، کیا امکانات ہیں؟ جی بہت شکریہ. دراصل بات یہ ہے کہ یہ امریکی تاریخ کے بہت کریٹیکل انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور جہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یہ ایک دفعہ ڈیموکریٹ سے ہارنے کے بعد دوبارہ ان کو دوبارہ نامزد کیا گیا، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ایک حساب سے تاریخ بھی رقم کرنا جا رہے ہیں کہ یہ پہلے ریپبلکن صدر بنیں گے اگر یہ انتخابات جیت گئے، کہ ایک دفعہ یہ صدر بنے، اس کے بعد یہ دوبارہ ایک دفعہ انتخاب ہارے، اور اب دوبارہ یہ ان کو پارٹی نے نامزد کیا ہے. تو اس وقت جو سچویشن ہے یہاں پر امریکہ کے اندر زیادہ تر سوئنگ سٹیٹ جو 7 جو سٹیٹس ہیں اس کے اندر 90 ووٹس جو ہیں وہ الیکٹورل کالج ووٹ جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اوورال آپ دیکھیں تو امریکہ کے اندر 7 سوئنگ سٹیٹ کے علاوہ بھی جو امریکہ کی دوسری سٹیٹس ہیں اس کے اندر بھی ووٹس جو ہیں بہت اہمیت رکھتے ہیں. اور اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ اور کمالا ہیرس کے درمیان جو مقابلہ وہ تقریباً 49 کا ہے، اور جسے کہہ لیں کہ 50-50 جو ووٹ ہے، اور اس میں آخری وقت تک کچھ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ کون بنے گا امریکہ کا صدر. تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو انڈیسائیڈڈ جو لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک کوئی اپنا مائنڈ نہیں بنایا کہ وہ کس کو ووٹ دیں گے، ان کا جو رویہ ہے یا ان کا جو ووٹ ہے وہ کل جب ووٹ وہ کریں گے تو اس کے بعد نتیجہ سامنے آئے گا. تو جو عام طور پر جو دیکھا جا رہا ہے کہ کل جب الیکشن ہوگا تو جیسے ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے کہ جیسے الیکشن ہوا تو رات کو ایک دم وہ اناؤنس ہو گیا کہ کون بنے گا صدر یا وزیر اعظم. تو یہاں پہ امریکہ میں ایسا نہیں ہے. امریکہ میں اصل میں جو صدارت کی جو دوڑ ہے اور جو صدارت کی کرسی تک پہنچنے کا جو ایک میدان سجے گا وہ الیکشن کے بعد ہے. ہما بقائی صاحبہ آپ کی جانب آنا چاہوں گی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس جو صدر انتخاب ہوگا جس کا، اس کا عالمی سیاست پر کیا اثرات ہوں گے؟ خاص طور پہ غزہ پہ آپ کیسے دیکھتی ہیں، کیا اثرات ہو سکتے ہیں جس پر ساری دنیا جو ہے وہ دکھی ہے؟ غزہ پہ یا مڈل ایسٹرن پالیٹکس پہ تو میں کوئی بہت چینج نہیں دیکھ رہی. وہاں کمپلیٹ بائی پارٹیسن کنسنسس ہے، اور اگر میں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اسرائیل کی پشت پناہی میں کوئی کمی آ جائے گی تو ایسا بالکل نہیں ہونے والا. اسرائیل استعمال کر رہا تھا اس الیکٹورل ونڈو کو، لیکن ایسا نہیں لگتا کہ وہ جس اسٹری پر شروع ہوا ہے وہاں رکے گا. جو بہت واضح اثر آئے گا بین الاقوامی سیاست پر وہ ہے یورپ اور نیٹو، کیونکہ اس کے حوالے سے ٹرمپ کی اور کمالا کی جو پالیسیز ہیں وہ بالکل اپوزٹ ہیں. تو یوکرین کے حوالے سے مجھے لگتا ہے بہت میجر فرق آنے والا ہے. نیٹو کی فنڈنگ کے حوالے سے فرق آنے والا ہے. رشیا یوکرین وار پر جو اثرات ہوں گے اس سے فرق آنے والا ہے. اور ٹرمپ کا جیتنے سے یہ سب ہوگا. تو کنٹینیوٹی رہے گی اگر کمالا آتی ہیں، لیکن کچھ چینجز آئیں گی اگر ٹرمپ آتے. ویسے بھی ٹرمپ جو ہے وہ بہت انکنونشنل نان ٹریڈیشنل اسٹائل آف لیڈرشپ ہے، تو وہ بہت ساری ایسی باتیں کر جاتے ہیں
جو روایتی طور پہ نہیں ایکسپیکٹڈ ہوتی امریکن اسٹیبلشمنٹ سے یا امریکن پریزیڈنٹ سے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اگر ٹرمپ جو ہیں وہ یہ الیکشن جیتے ہیں تو وہ بڑے نان کنونشنل قسم کے بندے ہیں اور ان کے ڈیسیژنز بھی ہم نے دیکھے ہوئے ہیں. اچھا جہانگیر لودھی صاحب، اگر ان دونوں امیدواروں کا دیکھا جائے، دونوں پارٹیز کو دیکھا جائے، تو کن ایشوز پر یہ الیکشن لڑ رہی ہیں؟ ان کا منشور ایک دوسرے سے کتنا مختلف ہے اور عوام میں جو ان کے منشور کو پذیرائی کس کو زیادہ مل رہی ہے؟ لیکن دراصل جو اگر کمالا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کا اگر تجزیہ کیا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ڈومیسٹک لیول کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کافی اگریسو ہے. خاص طور پر لاتینو ووٹ جو ہیں ان کے ووٹ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کافی ڈیمیج کریں گے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ڈے فرسٹ سے جو ہے وہ اپنی پالیسی کے اندر بہت اگریسو اپنا سٹینڈ لیے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی انلیگل امیگرینٹس ہیں اور ان کو میں فوری طور پر اریسٹ کر کے ان کو ڈپورٹ کروں گا. تو یہ ڈپورٹیشن کی جو پالیسی ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کافی ڈیمیج کرے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ جو اس کے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کا مسلم جو امریکن تھے ان کے خلاف بھی ان کا کافی سخت رویہ تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ اپنی صدارتی جو ان کا ٹینور تھا اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلم جو لوگ تھے ان کے اوپر مسلم بین لگایا تھا اور اپنے تقریروں میں اپنے خطابات میں خاص طور پہ کہتے تھے کہ میں مسلمانوں کو اپنے ملک میں آنے سے روکوں گا. تو یہ جو رویہ تھا یہ ابھی بھی ان کا قائم ہے، جو کہ جو یہاں پر پاکستانی اور جو عرب جو امریکن ہیں ان کا جو جھکاؤ ہے وہ ڈیموکریٹ کی طرف ہے. وہ کہ مشیگن کے اندر کافی مسلم عرب جو ہیں انہوں نے کمالا ہیرس کی نسبت ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کا ابھی بھی اگریسو رویہ برقرار ہے. ہما بقائی صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی. کہا جاتا ہے کہ ریپبلکنز روایتی طور پر پاکستان اور ڈیموکریٹ بھارت کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ روایت برقرار رہے گی آگے بھی؟ صداقت ہے جو ہسٹوریکلی اسپیکنگ ریپبلکنز کے ساتھ پاکستان اور پاکستان کی قیادت زیادہ کمفرٹیبل رہی ہے، اور جب ڈیموکریٹس ہیں انہوں نے ڈسٹنس کرنے کی کوشش کی اور انتہائی ضرورت کے تحت آ کے پاکستان کے ساتھ جڑے ہیں. لیکن اس وقت صورتحال کچھ مخدوش ہے کیونکہ جو ڈیموکریٹ اس وقت حکومت میں انہوں نے سیریس سوال اٹھائے ہیں ہمارے الیکشنز کے حوالے سے، اور اس وقت جو عمران خان صاحب پابند سلاست ہیں اس کے حوالے سے، اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ اگر آ گئے تو عمران خان صاحب کو کوئی سیاسی آسانی بھی مل جائے گی. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت کی جو ہماری حکومت ہے وہ ان کی بیٹس جو ہیں وہ اٹس اباؤٹ ٹیکنگ اپ اے لیسر ایول. دونوں ریپبلکنس کے ساتھ بھی مسائل ہیں، ڈیموکریٹ کے ساتھ بھی مسائل ہیں، ریلیشن شپ بہت کمفرٹیبل زون میں نہیں ہے. لیکن اس وقت میرا نہیں خیال کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری جو اس وقت حکومت ہے وہ چاہے گی کہ ٹرمپ آئیں، کیونکہ وہ ٹرمپ کو عمران خان سے یہ قربت کو تھوڑی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ابھی جو ان کی ایک ریلی تھی یو ایس میں، وہاں انہوں نے عمران خان کی ویڈیو چلائی وہاں کے امریکن پاکستانی ووٹ کو اپنے ساتھ کرنے کے لیے. تو میرے خیال ہے کہ اس وقت ہماری حکومت وقت تو نہیں چاہے گی کہ ٹرمپ. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر لودھی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے نیو یارک سے. دوبارہ بہت بڑے الیکشنز انہیں کہا جا رہا ہے، اور اگر مسلم کمیونٹی کی وہاں پر باہم بات کی جائے تو اگر امریکہ کی کل آبادی تقریباً 34 کروڑ سے زائد ہے تو اس میں سے مسلم کمیونٹی صرف 45 لاکھ. لیکن ان کا اعتماد دونوں پر ہی نہیں ہے. وہ انہوں نے یہ اظہار کیا کہ ان کا اعتماد ان دونوں پہ نہیں. جو 45 لاکھ جو ہے نا مسلم کمیونٹی، ان میں سے 25 لاکھ جو ہیں وہ ووٹرز ہیں، اور ان میں سے زیادہ تعداد جو ہے وہ سوئنگ سٹیٹ، جن کو ہم 7 سوئنگ سٹیٹس کہا جا رہا ہے، اور ایکٹورل ووٹ جو ان کے بنتے ہیں وہ 93 ووٹس بنتے ہیں. تو اگر 1.3% جو ان کی کل آبادی کا مسلم ووٹرز ہیں تو وہ بھی ایک رول اس میں پلے کر سکتے ہیں. بہرحال آگے بھی ہمیں بڑھنا ہے. قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے. کامران، آج کے قومی اسمبلی سینٹ کے دونوں اجلاس کتنے امپورٹنٹ ہیں، اور یہ جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ آرمی ایک ترمیمی بل آج پیش کیے جانے کا امکان ہے، اور سپریم کورٹ ججز کی تعداد میں اضافے کا بل بھی آج منظور کرایا جائے گا، تو حکومت کی تیاری کیسی لگ رہی ہے؟ جی بالکل، قومی اسمبلی کا اجلاس 4 بجے کے لیے شیڈول تھا، اور اس وقت
वक्त तकरीबन 1.5 घंटा की ताख़ीर हो चुकी है, अभी तक ये इजलास शुरू नहीं हो सका। उसकी वजह यह है कि अहम कानून साजी जो है वो आज कौमी असम्बली के इजलास में जो है वो मुतवक्का है। उसके लिए जो एजेंडा है उसमें ये तमाम चीज़ें शामिल की जा रही हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन है जो कि आज ही मंजूर करवानी है। इसी हवाले से पहले जो मुस्लिम लीग नून जो कि हुकूमती जमात है, उन्होंने अपनी एक पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुलाया था। अभी कुछ ही देर पहले वो इजलास ख़त्म हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उस इजलास की सरबराही की और उसमें इजलास में तमाम अरकान कौमी असम्बली को यह कहा गया है कि वो फौरी तौर पर अपनी शिरकत जो है वो कौमी असम्बली के इजलास में मुमकिन बनाएं, क्योंकि अहम कानून साजी को आज ही मंजूर कराना है। अब ये अहम कानून साजी कौन सी है, इसके अलावा मैं बताता चलूँ कि आज कुछ 3 इंपॉर्टेंट बिल हैं जो कि कौमी असम्बली में पेश किए जाने हैं। उनमें से सबसे अहम बिल जो है वो जजेस की तादाद, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करने का बिल भी है। और यह भी कहा जा रहा है कि जजेस की तादाद जो है वो शायद 33 के लिए भी ऑप्शन जो है वो ओपन कर दी जाए और जुडिशल कमीशन के ऊपर यह बात छोड़ दी जाए कि वो जब चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद जो है उसको 33 तक ले जा सकेंगे। दूसरा अहम बिल जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का है। इसमें ये बिल जो है ये ऑर्डिनेंस की सूरत में पहले आ चुका था। अब ये इस बिल में मजीद तरमीम जो है वो सजेस्ट की गई हैं और इस तरमीम में सबसे एक अहम बात ये होगी कि जो सुप्रीम कोर्ट में एक 3 रुकनी कमेटी बनी है जो कि अहम नौइयत के, सियासी नौइयत के और मफाद आमा के जो केसेस होते हैं उनको सुनने के लिए जजेस और बेंच और उनका वक्त जो है वो तयन करती है। इस कमेटी को ये कहा गया है कि वो तमाम केसेस जो कि पहले आए हैं उनको पहले सुना जाएगा और जो बाद में आए हैं उनको बाद में तरतीब के साथ सुना जाएगा, यानी कमेटी को ये पाबंद किया जा रहा है। इस तरीके से एक मखसूस जो जमात है उनके जो केसेस बाद में आए हैं वो फिर फौरी तौर पर उनको सुनने का इम्कान जो है वो खत्म हो जाएगा। तीसरी अहम लेजिस्लेशन जो है जो कि हमें ज़राए ने हमें बताई है कि वो ये कहा जा रहा है कि शायद ऐसा हो कि आर्मी तरमीमी एक्ट जो है वो भी आज ही मंजूर करवाया जाए और ये तरमीम की जा रही है कि जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है, उनका जो टेन्योर है उसको बढ़ाया जा रहा है, उसको 3 साल से बढ़ाकर 5 साल किया जा रहा है। ये तरमीम जो है ये मजवज़ा है। ज़राए का ये कहना है कि ये आज ये वाली तरमीम जो है ये भी मंजूर हो सकती है और इसीलिए जो है इसी के लिए जो आज का जो एजेंडा है उसमें ये तमाम जो तरमीम हैं और ये जो बिल हैं जिनकी मंजूरी जो है वो आज ही लेने के लिए तमाम तैयारी की जा रही है। कामरान, लेकिन ये तो आप बता रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और तरमीम भी काफ़ी अहम हैं, तो इसके लिए हुकूमत की तैयारी क्या है? क्योंकि पहले भी हम देख चुके हैं कि हुकूमत कभी एक के पास वोट लेने जा रही है, कभी दूसरे के पास, कभी अपोजिशन की एक जमात को मनाने की कोशिश करी, कभी इत्तेहादी जमातों को। तो हुकूमत का इस हवाले से तैयारी का क्या आपको नज़र आ रहा है? देखिए, ये सिंपल लेजिस्लेशन हो रही है, ये आइन में तरमीम नहीं हो रही। यानी ये जो आर्मी एक्ट में तरमीम है ये भी, और जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है ये भी, ये कानून में तरमीम होनी है। तो कानून में तरमीम के लिए आपको 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत नहीं होती, ये सिंपल मेजॉरिटी के साथ भी हो जाते हैं। तो आज हुकूमत ने सिर्फ अपनी सिंपल मेजॉरिटी जो है वो शो करनी है और अगर वो इंश्योर हो जाती है तो ऐसी सूरत में जितने भी यहाँ पर मेंबरान हुकूमत और उनके इत्तेहादी हाजिर होंगे, अगर वो अक्सरियत में होते हैं तो ये कानून साजी जो है ये मंजूर हो जाएगी। तो इसलिए इसके लिए वो जो तगोदो हो रही थी जो आईनी तरमीम के लिए हो रही थी उसमें 2/3 अक्सरियत वाली बात जो है वो जरूरत इस वक्त नहीं है, क्योंकि ये आईनी तरमीम नहीं है बल्कि ये कानूनी तरमीम है। कानून जो है वो कानून में तरमीम की जा रही है, इसलिए इसके लिए सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी जो है वो जरूरत है और ये बासानी हो जाएगा। सिर्फ हुकूमत जो है, चूंकि इन जो मैंने अभी जिक्र किया कि आर्मी एक्ट हो या सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट हो, इनमें जो ये जाहिर है कि इनके बड़े दूररस नताइज मुरतब होने हैं। इस वजह से आपने कहा कि ये कानूनी तरमीम होगी, आपको क्या लगता है, जैसे कि आपने अभी बताया कि सबको कहा गया अरकान को कि अपनी शिरकत जो है वो मुमकिन बनाए, तो कब तक इम्कानात हैं कि इजलास शुरू हो जाएगा? जी बिल्कुल, अभी इजलास शेड्यूल है और सिर्फ यह है कि इसमें वही बात है कि जो हुकूमत के इत्तेहादी और जो हुकूमत के हामी हैं, हुकूमत ये चाहती है कि वो उनके तमाम इत्तेहादी और तमाम हामी जो हैं वो इस लेजिस्लेशन के ऊपर ऑन बोर्ड हो, ताकि ठीक है, तमाम इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका कामरान खान। इस अहम मामले पर आप बात कर रहे थे। कौमी इजलास कुछ ताख़ीर का शिकार है, अब से कुछ देर बाद वो शुरू होगा और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। कल फिर हाजिर होंगे, अवामी मसाइल की बात करेंगे और उनका हल तलाश करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।